सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उत्तराखंड सरकार पर कुदरत की तबाही से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहने का आरोप लगाया और बर्खास्तगी की मांग की। तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए सियासत न करने की नसीहत दी है। उत्तराखंड में तबाही के 15 दिन बीत गए, अब भी 900 लोगों को बचाना है। 3000 लोग लापता हैं। सीबीआई ने इशरत जहां केस की जांच में शामिल अपने एक अफसर संदीप तमगाड़े को धमकी मिलने की बात कही। सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से अफसर को सुरक्षा देने के लिए कहा है। इस बीच खुद को मोदी समर्थक बताने वाले कुछ लोगों ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर पोस्टर्स लगाए। मतभेद की खबरों के बाद आडवाणी और नरेंद्र मोदी आज पहली बार सार्वजनिक तौर पर साथ दिखाई दे सकते हैं। दोनों जूनागढ़ में पूर्व सांसद भावनाबेन की शोक सभा में पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 5 घंटे से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एसओजी और सीआरपीएफ की टीम ने कुछ आतंकियों को एक गांव में घेर लिया है। गोलीबारी में 2 जवान घायल हुए। हरियाणा के करनाल में एक मां पर अपनी ही 3 महीने की बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ने का आरोप लगा है। हालांकि वक्त रहते बच्ची को जमीन से निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक महिला को बेटे की चाह थी, पर बेटी ने जन्म लिया। मुंबई पर महंगाई का ट्रिपल अटैक हुआ है। आज से बिजली के बढ़े दाम लागू हो गए, साथ ही सीएनजी पीएनजी भी 2 रुपए तक महंगी हो गई है। उधर डिब्बा वालों ने डिलीवरी चार्ज बढ़ा दिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम इंडिया को ट्राई सीरीज के पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 1 विकेट से हराया। टीम इंडिया को मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से मैदान से बाहर रहे धोनी की कमी खूब अखरी। पहले नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A की आज PSLV C-22 से लॉन्चिंग होगी। इस सैटेलाइट का वजन है करीब 1400 किलो। न्यूयॉर्क में टूरिस्ट को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पायलट और 4 यात्रियों को इस हादसे में खरोच तक नहीं आई। नमस्कार, स्वागत है आपको जी मीडिया में। मैं हूं रोमाना इसार खान। उत्तराखंड में तबाही के बाद अब सियासी सैलाब आया है। बीजेपी के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने खासतौर से ट्वीट कर उत्तराखंड और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सुषमा ने लिखा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन में नाकाम रही है। सुषमा ने केंद्र सरकार पर भी जरूरी नेतृत्व देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। ये मांग सुषमा स्वराज की तरफ से की गई। जवाब में कांग्रेस की ओर से तबाही पर सियासत न करने की नसीहत दी गई है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, क्या शक्ल लेती हुई नजर आ रही है ट्विटर वॉर? देखिए रोमाना, साफ है कि जब आरोप प्रत्यारोप इस स्तर के नेताओं के बीच शुरू हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और जंग तेज होगी। और सुषमा स्वराज जिस तरह से कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और सबसे बड़ी जो आपदा है वो केंद्र सरकार है, यानी यहां पर उन्होंने यूपीए की सरकार को भी लपेट लिया है और विजय बहुगुणा की सरकार को भी नाकाम करार दिया है। और यहां पर जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग निकाले गए हैं, तो ऐसे में इस तरह की सियासत बंद होनी चाहिए और ये अच्छा नहीं है। और अभी अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आया है जिसमें कहा गया कि मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि ना तो सुषमा स्वराज उस इलाके में दौरा करने गई, ना ही अरुण जेटली। दोनों नेता विपक्ष हैं, एक राज्यसभा में एक लोकसभा में। तो जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह के हैं कि अब जो जनता अभी भी जो जिनके लोग वहां फंसे हुए हैं उनको शायद ये सोचना पड़ेगा कि इस मामले को लेकर जो सियासत होती है या जब मौत के मुंह में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, बहुत से लोग लापता बताए जाते हैं, तो जाहिर है कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि सियासत क्या अपना रंग इसी तरह से दिखाती रहेगी। बिल्कुल। और दिलीप, क्या यही वजह नहीं है कि नेता इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों पर भी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, सियासत करते हैं, एक बड़ी वजह है जो लोगों में राजनीति को लेकर और खासतौर से नेताओं को लेकर उदासीनता पैदा करती है?
बिल्कुल, देखिए आप जो आवाज आती है वो सेना को लेकर उठती है, एनडीआरएफ को लेकर उठती है और उनको लोग सलाम करते हैं। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 लोग इस बचाव काम के दौरान मारे गए, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, और उनके यहाँ पर भी नेता पहुंचे ये बताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हुए। लेकिन जो लोग आज भी फंसे हुए हैं उनके साथ नेता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे वो किसी भी सरकार का मामला हो, ये बात मोदी की जो अगर आप कहें कि जो राहत की कार्रवाई थी, सियासत की बात थी, वहां से शुरू हुई थी और उन पर आरोप लगे कि उन्होंने दावे बढ़ चढ़कर किए हैं। जबकि सवाल यह है कि आखिर ये खबरें आई कहां से। नरेंद्र मोदी गए, उन्होंने केदारनाथ को फिर से बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया, लोगों को बचाने का दावा किया, लेकिन इसके बाद जो सियासत शुरू हुई है वो अब भी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में इसका और भी आपको नया रूप और नया रंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, इस वजह से क्या रस्साकशी और बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए हर मुद्दा यहाँ चुनाव से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सरकार की असफलता हो, लोगों के मरने का मामला हो, 4 धाम को लेकर जो सरकार की उदासीनता है उसको लेकर हो। अब तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन असली सवाल ये कि आपने देश की जनता को क्या दिया। सब तमाम राजनीतिक दल ये बताने में नाकाम रहे कि उनके पास विकल्प क्या है, वो किस तरह से इसको रीबिल्ड करेंगे, किस तरह से जो आगे ऐसी आपदाओं को रोकेंगे। और तमाम जो बातें होती है कि हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये हम कर सकते हैं, लेकिन अंतिम नतीजा ये होता है कि सिर्फ मुद्दा सियासी बनकर रह जाता है। जी दिलीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो बीजेपी ने साफ कहा है राज्य सरकार मौत का आंकड़ा गिनाने में लगी हुई थी और केंद्र सरकार मदद मुहैया कराने में पूरी तरह फेल रही। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार को देखें तो राहत पर वो केवल मौत का मैथ बताने में लगी रही। केंद्र सरकार जो है वो राहत पर रोक लगाने में लगी रही। राहत के लिए जो है वो पूरे देश से बड़ी संख्या में राहत सामग्री उत्तराखंड में ट्रकों में जाकर खड़ी रही और सरकार के आदेश का इंतजार करती रही, यहां तक कि वो लोगों तक पहुंचने के बजाय बर्बाद होती रही। तो ये इस तरह का कैजुअल और कमजोर एटीट्यूड इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा और इतनी बड़ी आपदा पर भी अपनाया गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी खुद एक राष्ट्रीय आपदा है, ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जिसके रहते कि देश का भला होने वाला नहीं है। तो ये बयानबाजी जब आप सुन रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, और अब जो शुरुआत हुई है वो बीजेपी की नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज के ट्वीट के बाद ये एक बार फिर से शुरू हुई है। ट्वीट में लिखा सुषमा स्वराज ने, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन में नाकाम रही है। इस नाकामी के लिए उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। केंद्र सरकार भी जरूरी नेतृत्व देने में नाकाम रही। मतलब अपने एक ट्वीट के जरिए सुषमा स्वराज ने राज्य सरकार और केंद्र की सरकार दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी मीडिया संवाददाता दिलीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, ये जो राजनेताओं का रवैया सामने निकलकर आया है, क्या ये भारतीय राजनीति की त्रासदी नहीं दिखा रहा है कि एक तरफ देश पर इतनी बड़ी आपदा टूटी है और ऐसे में जब सबको एकजुट होकर इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ देना चाहिए था, आपस में ही नेता बयानबाजी में उलझे हुए हैं? देखिए ये तो बयानबाजी है। आपने कुछ नेताओं को देखा होगा, एक कांग्रेस के और एक तेलंगाना से जुड़े हुए सांसद थे, दोनों किस तरह से एक दूसरे के बीच में धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज की गई, और वो भी देहरादून के एयरपोर्ट पर अपने लोगों को निकालकर बचाने के सवाल पर नहीं, बल्कि इस सवाल पर कि श्रेय किसको मिले, किसको इसका क्रेडिट मिल जाए। तो जाहिर है रोमाना, ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए काफी है कि हमारे नेताओं की चिंता, असल चिंता केवल और केवल वोट बैंक है। आपने उस वक्त में कुछ नहीं किया, आपकी सरकारें सोई रही, लोग मरते रहे। आज भी आप देखें कि आंकड़े जो आते हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हम राहत का काम पूरा कर लेंगे, लेकिन आज आप देखें कि जुलाई का एक पहला दिन है और सरकार अब भी ये कह रही है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं। तो आप कहां पर खड़े हैं? सेना के भरोसे आप हैं, एनडीआरएफ के भरोसे हैं, आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, और तमाम दावे आप करते रहिए, रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनाते रहिए, कमीशन पर कमीशन बैठाते रहिए। अंत में जनता जो है भगवान भरोसे है। लोगों में उदासीनता है, और अब जिस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके का रवैया नेताओं का सामने आ रहा है, जरा सोचिए क्या साख और गिरेगी नहीं इन नेताओं की? बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तिवारी आपका इस तमाम चर्चा के लिए। और इस बीच आपको बताएं, बयान योग गुरु स्वामी रामदेव की तरफ से भी आया। रामदेव ने कहा मरने वालों की संख्या तो 10,000 से कहीं ज्यादा हो सकती है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार जो है वो गलत आंकड़े बता रही है। तबाही के, विनाश के, बर्बादी के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है कि कहीं
जो है नाकामी का आरोप ना लगे। ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, आंखों देखी भी बता रहा हूं कि करीब कम से कम 10,000 लोग वहां पर मारे गए। और हंगामा इशरत जहां इनकाउंटर केस पर भी है, दिल्ली में आज सीबीआई दफ्तर के बाहर खुद को मोदी समर्थक बताने वाले कुछ लोगों ने पोस्टर्स चिपका दिए। इन पोस्टर्स के पीछे कौन है ये अभी तक साफ नहीं है। और इस केस की जांच कर रहे सीबीआई के एक अधिकारी ने कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें धमकी दी जा रही है, जिसके बाद सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को खत लिखकर मांग की है कि अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सिन्हा ने यह भी कहा कि सीबीआई इस मामले में 4 जुलाई तक प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल कर देगी। इनकाउंटर वाली चार्जशीट 4 जुलाई तक दाखिल करने की बात कही गई है सीबीआई की तरफ से। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता नीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक कुछ पता चल पाया किसको धमकी मिली, किसने धमकी दी? एक सीबीआई के अधिकारी हैं संदीप जगदाले, वो काफी वक्त से इस मामले की जांच से जुड़े हैं, मुंबई बेस्ड हैं और वो मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात में इस मामले की जांच कर रहे हैं काफी वक्त से। सीबीआई का ये कहना है कि उन्हें लगातार पिछले कुछ वक्त से धमकियां आ रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस केस से हटने की धमकी दी जा रही है, जिसके लिए न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को लिखा गया है बल्कि जो गृह मंत्रालय है उसको भी चिट्ठी लिखी गई है कि उनको सुरक्षा दी जाए। जी, और ऐसे में सीबीआई की तरफ से और क्या कहा जा रहा है? किस तरीके की एहतियात सीबीआई और बरत रही है इस पूरे मामले में? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से सीबीआई मुख्यालय के बाहर आज पोस्टर बैनर भी लगाया गया है। जी बिल्कुल, ये मोदी समर्थक कथित तौर पे खुद को बताते हैं और यही लोग आडवाणी के घर के बाहर भी प्रदर्शन उन्होंने किया था मोदी के समर्थन में। ये कथित तौर पर इनका कहना है कि वो मोदी के समर्थक हैं और सीबीआई के खिलाफ इन्होंने पोस्टर लगाए हैं। हालांकि इसकी तरफ से अभी तक किसी का कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर जो तरह से राजनीतिक रूप ले रहा है पूरी तरह से, उसके बाद ही अब सीबीआई 4 तारीख को इस मामले में चार्जशीट फाइल करेगी। लेकिन चार्जशीट भी 2 चरणों में होंगी। सीबीआई ने साफ किया है कि पहली जो चार्जशीट है वो सिर्फ एनकाउंटर पर होगी, फेक एनकाउंटर पर होगी, लेकिन बाद में एक दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाएगी जिस पर कॉन्स्पिरेसी का जो भी एंगल है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 जुलाई तक चार्जशीट जो दाखिल की जाएगी सीबीआई की तरफ से। और इस बीच सीबीआई दफ्तर के बाहर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, पोस्टर लगाए गए, वो भी हमने आपको दिखाया। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और आगे बुलेटिन में दिखाएंगे आपको घाटी में 5 घंटे से जारी है इनकाउंटर। और अब खबर जम्मू कश्मीर में पिछले 5 घंटे से चल रहे एनकाउंटर की। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुबह 6 बजे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर में 2 जवान घायल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि त्राल में गांव के भीतर बताया जा रहा है कि आतंकी छिपे हुए हैं, उन्हें घेर लिया है सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से और ये एनकाउंटर अब भी जारी है। 5 घंटे हो चुके हैं, अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस दौरान 2 जवान घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, त्राल की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले का त्राल, चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया है जहां पर आतंकियों के मौजूद होने की आशंका है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता नसीर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नसीर, क्या अभी भी जारी है ये एनकाउंटर? जी रोमाना, अभी भी एनकाउंटर जारी है और अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मिलिटेंट जिसमें मारा जा चुका है और जो इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स और जो सुरक्षा बलों के पास रिपोर्ट्स हैं तो उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट्स ने। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, रिहायशी इलाका लग रहा है ये त्राल में, तो क्या किसी घर में छिपे हुए हैं आतंकी?
देखिए, ये जो इलाका है बेसिकली ये जंगल के साथ ही एक इलाका है और जो ही सुबह आज पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ की, तो उस पर हमला किया गया जिसमें 2 जवान जख्मी हुए, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का और सीआरपीएफ का। और उसके बाद जो मिलिटेंट वो भाग गए हैं रिहायशी इलाके की तरफ, लेकिन सारे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा और अभी यही पता नहीं है कि क्या रिहायशी इलाके में छुपे हुए या जंगल की ओर वो भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार किस जगह पर ये आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन जहां पर इनके छिपे होने का अंदेशा है उस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। 2 जवान घायल हुए हैं और खबर यह मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। जी मीडिया पर आगे आपको दिखाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम इंडिया को ट्राई सीरीज के पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। और अब बात डबल खतरा सीरीज की, जिसके पहले इम्तिहान में टीम इंडिया फेल हो गई है। उम्मीद हालांकि ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीत मिली है उसके बाद ट्राई सीरीज में भी चैंपियंस अपना परचम लहराएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। चैंपियंस टेंशन में थे, बीच मैदान पर हर गेंद पर टीम में मीटिंग हो रही थी, सवाल सिर्फ एक विकेट का था, लेकिन वो विकेट नहीं मिल पाया टीम इंडिया को और जीत वेस्टइंडीज की हुई। टीम इंडिया की हार के पीछे कहीं ना कहीं कप्तान धोनी की गैर मौजूदगी सबसे बड़ी वजह रही। दरअसल धोनी मैच तो खेल रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी के दौरान दाएं पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया धोनी के। नतीजा ये रहा वो फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे और टीम को गेंदबाजी के दौरान लीड किया युवा विराट कोहली ने। कुछ दुनिया की खबरों पर भी नजर डालते हैं। न्यूयॉर्क में टूरिस्ट को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत यह रही कि पायलट और 4 यात्रियों में से किसी को भी इस हादसे में खरोंच तक नहीं आई। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखा फुटबॉल मैच। अनोखा इसलिए क्योंकि ये मैच खेल रहे हैं रोबोज। इसमें हर रोबो बिना किसी की मदद के फुटबॉल खेलता नजर आया। असल में नीदरलैंड्स में हर साल रोबो कप का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता की खासियत यह है कि इसमें रोबोज ही हिस्सा लेते हैं। और जी मीडिया पर आगे देखिए, आखिर उत्तराखंड में जो बर्बादी हुई उसका जिम्मेदार कौन?